गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट्स, भारतीय भाषाएं एवं लिपियाँ, जिसमें से हमने भाषाओं को समझ लिया। भाषा के साथ साथ भाषा में कितने प्रकार के भाषा परिवार है उनको समझा, और उस भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं आती है हमने उन सबको कवर अप किया। मतलब हमने भारतीय भाषाओं को पूरा ख़त्म कर लिया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे लिपियों पर। ठीक है, लिपियाँ जो है कितने प्रकार की लिपियाँ है, क्या कौन से लिपियों से किसका उद्भव हुआ है या किस लिपि का उद्भव कहाँ से हुआ, इन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है स्क्रिप्ट्स यानी कि लिपियाँ। ठीक है, हम लोग आज इस पर बात करेंगे। तो देखिए, आपने भाषा पढ़ा, भाषा में मैंने क्या बताया कि भाषा जो है वो अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने भावों को व्यक्त करने का क्या है, एक माध्यम है, एक आप कह सकते हैं तरीका है। ठीक है, एक मीडियम है भाषा। ठीक है, और मैंने भाषा के बारे में बताया था, मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि भाषा जो है उसी से हम लोग फिर लिपि पर आएंगे। और भाषा के बारे में मैंने बताया था कि भाषा जो है वो मौखिक भी हो सकता है और क्या हो सकता है, लिखित भी हो सकता है। क्लियर है? तो आप समझिएगा, हम लोग लिपि की बात कर रहे हैं। तो लिपि जो है, चलिए पहले हम लोग लिपि के बारे में, पहले लिपि के शाब्दिक अर्थ को समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। मैंने भाषा के बारे में बताया था कि भाषा कहाँ से लिया गया है, संस्कृत के भाष धातु से, जिसका अर्थ होता है वाणी की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन ऑफ वॉइस। तो हम लोग लिपि की बात करें तो लिपि कहाँ से लिया गया है, तो लिपि लिया गया है संस्कृत के लिप धातु से। कहाँ से? संस्कृत के लिप धातु से। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये वो इंग्लिश वाला LIP मत करिएगा। ठीक है, तो संस्कृत के लिप धातु से इसको लिया गया है, और लिप का अर्थ होता है लेखन। लिप का अर्थ होता है लेखन। यहाँ तक क्लियर है? अब समझिएगा, मैंने जैसे बोला था, देखिए दोनों में कंपेयर करते चलेगा। भाषा क्या है कि वो मौखिक रूप में भी हो सकता है, और भाषा क्या है वो लिखित रूप में भी हो सकता है। तो ठीक, हम लोग जब लिपि की बात कर रहे हैं तो क्या लिपि जो है वो मौखिक रूप में हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। लिपि जो है वो हमेशा किस रूप में होगा, तो लिपि हमेशा लिखित रूप में ही व्यक्त किया जा सकता है, उसको मौखिक रूप में हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ लिख दूँ कि लिपि जो है वो हमेशा लिखित रूप में व्यक्त किया जाएगा। कैसे? लिखित रूप में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब समझते हैं हम लोग। यहाँ पर आप लिपि को ऐसे कह सकते हैं कि लिपि का एक बहुत बड़ा योगदान है भाषा के संदर्भ में अगर हम देखें। क्यों? क्योंकि लिपि जो है वो भाषा को, जितनी भी भाषाएं हैं अभी तक, प्राचीन काल से लेकर अभी तक हम जितनी भाषाओं को जान रहे हैं, तो उन सारी भाषाओं को उसके आप कह सकते हैं वास्तविक रूप, उसका जो मूल रूप है, भाषा का जो वास्तविक रूप है, उसका एक बहुत बड़ा संरक्षक है लिपि। क्योंकि इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे, आपने प्राचीन इतिहास पढ़ा, प्राचीन इतिहास में आपको मैंने वैदिक लिटरेचर पढ़ाया, वैदिक साहित्य पढ़ाया, या बहुत सारे ग्रंथों की जो रचना की गई, तो उतने सारे जो वैदिक साहित्य बने, मैंने क्या बताया था कि वैदिक साहित्य जो है वो शुरुआती दौर जो था उसका वो मौखिक रूप से था, और बाद में उसको लिखित रूप से उसका संकलन किया गया। तो अगर लिपि नहीं होता तो वो जो उसका मूल रूप, जो उसका वास्तविक रूप था, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता, बिखर जाता। तो उसका एक बहुत बड़ा संरक्षक है। तो भाषा का संरक्षक है लिपि, क्योंकि वो उसको उसके वास्तविक रूप में उसको संजो के रखता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब समझिएगा, हम लोग यहाँ पर लिपि के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे आपने भाषा को भाषा परिवार पढ़ा, तो यहाँ पे लिपियाँ कई सारी हैं। तो जो मुख्य लिपियाँ हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और जो ऐसे भी इम्पॉर्टेंट है, हम लोग उसको पढ़ेंगे कि कौन कौन सी विभिन्न प्रकार की लिपियाँ हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं विभिन्न प्रकार की लिपियाँ, विभिन्न प्रकार की लिपियाँ। ठीक है, हम लोग मेन लिपि को कवर अप करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं सिंधु लिपि। हम बात कर रहे हैं सिंधु लिपि। तो देखिए, सिंधु लिपि नाम सुन के ही आपको, अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि हम लोग किस लिपि या किस सभ्यता से रिलेटेड कुछ बात करने वाले हैं। ठीक है, सिंधु लिपि की बात करते हैं। तो पहला बात तो ये जान लीजिए आप सिंधु लिपि के बारे में कि ये जो लिपि है भारत की, याद ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ की लिपियों को पढ़ रहे हैं, भारत की लिपियों को पढ़ रहे हैं। तो भारत की लिपियों में सबसे प्राचीनतम लिपि जो है वो कौन सा है? आपका सिंधु लिपि। ठीक है, सबसे प्राचीनतम लिपि
सबसे प्राचीनतम लिपि, ठीक है, सबसे प्राचीनतम लिपि है, ठीक है। आप समझिएगा, प्राचीनतम बात करें तो हम यहाँ से चले जाते हैं हज़ारों वर्ष पुराने दौर में और हम जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो आप सिंधु लिपि पढ़ रहे हैं, सिंधु लिपि को आज जान रहे हैं, वो कहाँ से जान रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम इसको जान रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जब एक्सकेवेशन हुआ था, जब खुदाई की गई थी, तो वहाँ से बहुत सारे क्या हुए थे, अवशेष प्राप्त हुए थे, ठीक है। और उन अवशेषों पर बहुत सारे ऐसे अवशेष थे, जैसे सेल खड़ी हो गया या हाथी दांत हो गया, तो बहुत ऐसे अवशेष थे जिन अवशेषों पर क्या था, चिन्ह अंकित किया था, ठीक है, तरह तरह के चिन्ह अंकित थे। और उन्हीं चिन्हों को देखकर हमने एक अनुमान लगाया, यहाँ पर ये समझा कि वो चिन्ह क्या है, उस ज़माने की, यानी कि उस समय की ये क्या है, लिपि है, ठीक है। तो अलग अलग चिन्ह प्राप्त हुए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब समझिएगा, चलिए चिन्ह की बात करें तो एक फैक्ट मैं यहीं पे आपको जोड़ देती हूँ कि मैंने क्या कहा कि अलग अलग वहाँ पर चिन्ह देखे गए अवशेषों में, तो लगभग मैं बता दूँ, जो भाषा वैज्ञानिक थे उन्होंने लगभग 396 चिन्हों को उन्होंने ढूंढा या चिन्हों की पहचान की, आप कह सकते हैं चिन्हों की पहचान की, ठीक है। लगभग कितना, 396 चिन्हों की पहचान की। हो सकता है आगे और भी कई तरह के चिन्ह को पहचाना जा सके, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, याद रखेंगे। सिंधु लिपि हम इसको कहाँ से ढूंढ पा रहे हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता से। वहाँ से प्राप्त अवशेषों में हमें कई तरह के चिन्ह प्राप्त हुए हैं, और लगभग कितने, तो लगभग 396 चिन्हों की क्या की गई है, पहचान की गई है। भाषा जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसको पहचान की है, और क्या है, सबसे प्राचीनतम लिपि है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब समझते हैं, और चलिए इसी के ऊपर मैं थोड़ा पॉइंट लिख देती हूँ। ये जो लिपियाँ हैं, जो सिंधु घाटी लिपि की हम बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, मैंने क्या बोला कि सिंधु घाटी लिपि हमने ढूंढ लिया है, हमें समझ में आ गया कि कई सारे अवशेष में हमको चिन्ह मिले हैं, हमने इतने चिन्हों को मतलब खोजा भी है, पहचान भी की है। लेकिन यहाँ पर जो लिपि है, हम किसकी बात कर रहे हैं, सिंधु घाटी लिपि की, ठीक है। तो जो लिपि है अभी तक उसको पढ़ा नहीं गया है, ठीक है, अभी तक पढ़ा नहीं गया है, मतलब हम उन लिपियों को पढ़ने में अभी तक सक्षम, उसको पढ़ नहीं पाए हैं सही तरीके से कि आखिर वो लिपि है क्या, ठीक है। हम उसके चाहे वो वर्णमाला हो या जो भी चीज़ें हैं, हम उसको अभी तक नहीं समझ पाए हैं, ये ध्यान में रखें। अच्छा, एक फैक्ट और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, जो सिंधु घाटी लिपि है उसकी जो लिखावट है, लिखने का तरीका है, वो किस तरह से है। नॉर्मली अगर हम और आप अगर अभी अपने लिखावट की बात करें, अगर आप रोमन लिपि, रोमन स्क्रिप्ट में अगर लिख रहे हैं, रोमन छोड़ दीजिए, अगर अपने देवनागरी लिपि की हम बात कर रहे हैं, तो देवनागरी लिपि जैसे मैं लिख रही हूँ, मैं कैसे लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ बाएँ से दाएँ, लेफ़्ट टू राइट। अभी जो हमारा लिखावट होता है वो बाएँ से दाएँ हम लिखते हैं, देवनागरी लिपि की बात कर रही हूँ, ठीक है। और ये जो लिपि है, यानी कि सिंधु घाटी लिपि, सिंधु लिपि जो है, इसके लिखावट का जो तरीका है वो था आपका दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, और फिर बाएं से दाएं, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको बताती हूँ। ठीक है, यहाँ ध्यान रखेंगे, इसकी जो लिखावट का तरीका है वो कैसे है, पहले दाएं से बाएं, और फिर बाएं से दाएं, और फिर दाएं से बाएं, मतलब ये मतलब दाएं, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ये चलता रहता, मतलब राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये इसके लिखावट का तरीका होता है। एक बात और जान लीजिए कि हम इसके लिपि की जो बात कर रहे हैं, तो मैंने क्या कहा कि बहुत सारे चिन्ह यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, बहुत सारे चिन्हों की पहचान की गई है। तो इसीलिए भी, क्योंकि हम अभी तक लिपि को क्या कर पा रहे, सही तरीके से नहीं कहना गलत होगा, कि हम अभी तक उसको पढ़ ही नहीं पाए हैं। सिंधु लिपि जो, उसको हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं है। तो इस लिपि को यानी सिंधु लिपि की जो बात करें, इसको भाव चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भाव चित्रात्मक लिपि, ठीक है। आप
नाम से रिलेट कर पा रहे हैं, जो चित्र बना हुआ है, जो चित्रों के द्वारा, उनके जो चित्र के जो भाव है, हम उसके द्वारा इस लिपि को समझ पा रहे हैं, जितना भी हमने यहाँ पे जो भी समझा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नाम है इसका, भाव चित्रात्मक लिपि। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं बता रही थी कि इसके जो लिखावट का तरीका है, राइट टू लेफ्ट, देन लेफ्ट टू राइट, देन राइट टू लेफ्ट। ठीक है, अब समझिएगा, ये जो तरीका है इसको हम लोग कहते हैं, ये जो लिखने का तरीका है इसको कहते हैं बोस्ट्रोफेडोन। इसको बोस्ट्रोफेडोन। अगर कोई लिखावट इस तरीके से लिखा जाए तो उसको हम लोग कहते हैं बोस्ट्रोफेडोन। तो इस शब्द को मैंने इसलिए बताया क्योंकि कई बार एग्जाम में ये शब्द पूछा गया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है कि ये किसके लिए, या फिर क्वेश्चन यहाँ से निकाल के पूछा गया हो, तो जैसे भी हो ये शब्द आपको एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बोस्ट्रोफेडोन, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, मतलब ऐसे सीरीज वाइज वो चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपका सिंधु लिपि। ठीक है, तो आप लिपियों के लिखावट थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, तो लिखावट का तरीका क्या है ध्यान रखेंगे। सिंधु लिपि सबसे प्राचीनतम लिपि है, लगभग 396 चिन्हों की पहचान की गई है यहाँ पर। इसके लिखावट का तरीका दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, और इस तरीके को हम कहते हैं बोस्ट्रोफेडोन। ठीक है, और साथ ही साथ सिंधु लिपि को हम भाव चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा आपको, तो सिंधु लिपि आपका यहाँ पर क्लियर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम अगले लिपि की तरफ आने से पहले एक चीज़ और क्लियर कर ले। यहाँ पर सिंधु लिपि की जब बात होती है तो सिंधु लिपि में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। ठीक है, यहाँ पर दो मत सिंधु लिपि को लेकर, दो मत हैं। क्या दो मत है कि सिंधु लिपि को, मैं यहाँ पर बना देती हूँ आपको, सिंधु लिपि को कुछ विद्वान मानते हैं कि ये हिंद आर्य परिवार से रिलेटेड है, हिंद आर्य परिवार से रिलेटेड है, और कुछ विद्वानों का मानना है कि ये द्रविड़ परिवार से रिलेटेड है। ठीक है, ये द्रविड़ परिवार से रिलेटेड है, यहाँ तक आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बस ये विद्वानों की अपनी राय है यहाँ पे। ठीक है, आप समझिए, बस ये दो मत है, इसलिए इसको दो मत में मैंने बता दिया, दो पार्ट में डिवाइड करके, कि इसके अलग अलग मत यहाँ पर दिए गए। अब हम लोग समझते हैं, अगला लिपि हम लोग देखते हैं अपना, वो है आपका ब्राह्मी लिपि। वो है आपका ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ब्राह्मी लिपि के बारे में एक बात जान लीजिए कि भारत में अधिकांश लिपियाँ, जितनी ज़्यादा, बहुत सारी लिपियाँ ऐसी है, जितनी अधिकांश लिपियाँ हैं उसकी जननी जो है वो ब्राह्मी लिपि को ही माना जाता है। तो आप कह सकते हैं कि यह लिपि भारतीय लिपियों की जननी है, भारतीय लिपियों की यह जननी है। ठीक है, यहाँ तक आप ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ब्राह्मी लिपि जो है, पहले तो एक चीज़ आप समझिए, जो इसके लिखने का तरीका है, जो लिखावट इसकी होती है, वो लेफ्ट टू राइट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब एक बात समझिएगा, ब्राह्मी लिपि की हम बात करें तो ब्राह्मी लिपि का जो उद्भव, जब इसकी शुरुआत हुई तो शुरुआती दौर में ये ठीक जिस रूप में था वो उसी रूप में ये चलता रहा। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, मैं यहाँ लिख देती हूँ एक डेट, लगभग 5वीं सदी ईसा पूर्व से लगभग, ठीक है ध्यान रखेंगे, लगभग 5वीं सदी ईसा पूर्व से 350 ईसा पूर्व तक, 350 ईसा पूर्व तक, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, लगभग कब से कब तक, तो लगभग 5वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 350 ईसा पूर्व तक ब्राह्मी लिपि जो है वो एक ही रूप में रहा, ठीक है,
एक ही रूप में रहा 5वीं सदी से लेकर कब से कब तक, 350 ईसा पूर्व तक। ठीक है, यहाँ तक ध्यान रखेंगे। तो ये एक रूप में रहा, तो इसका मतलब जब हम ये बात कर रहे हैं कि ये एक रूप में है, तो इसका मतलब कि आगे चलकर इसमें क्या हुआ, कुछ बदलाव हुए। ठीक है, तो इसको समझिएगा। देखिए, आगे चलकर इसमें कुछ बदलाव हुए, जैसे कि आप किसी भी, अगर आप किसी धर्म को भी उठाकर आप देख लेंगे, आप बौद्ध धर्म उठा लीजिए, जैन धर्म उठा लीजिए, तो क्या होता है, उसका जो शुरुआती स्वरूप होता है वो जिस तरह जो उसका ओरिजिनलिटी था वो उसी फॉर्म में रहता है, लेकिन आगे चलकर क्या होता है कि उसमें भी जो मत होते हैं, अलग अलग मत के द्वारा वो क्या होता है, 2 पार्ट 3 पार्ट में वो क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जैसे आपने बौद्ध धर्म में भी सुना होगा, हीनयानी हो गए, महायानी लोग हो गए, तो यहाँ पे फिर यहाँ पे बंटवारा हो जाता है। ठीक इसी तरह ब्राह्मी लिपि में भी क्या होता है कि एक समय के बाद इसमें भी ये बंटवारा हो जाता है, मतलब अलग अलग विद्वानों के अलग अलग राय होते हैं, और ये बंटकर ब्राह्मी लिपि 2 अलग धारा में विभक्त हो जाता है, 2 अलग धारा में विभक्त हो जाता है। कौन कौन सा, एक उत्तरी और एक दक्षिणी, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं उत्तरी ब्राह्मी लिपि और दक्षिणी ब्राह्मी लिपि 2 धारा में ये विभक्त हो जाता है। अब हम लोग, मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ, यहाँ पे मैं नाम लिख देती हूँ कि कौन कौन सी लिपियाँ इसके अंतर्गत आ गई। मतलब जब उत्तरी धारा बन गई, उत्तरी ब्राह्मी लिपि बन गई, तो इसमें क्या हुआ, जो आपके उत्तर भारत का क्षेत्र था उनसे रिलेटेड जो लिपियाँ थी वो सारी इसमें आ गई, और ये दक्षिण की तरफ जो लिपियाँ आती थी वो उसमें चला गया। ठीक है, तो हम लोग इसमें जान लेते हैं कि उत्तरी ब्राह्मी लिपि में कौन कौन सी लिपियाँ हैं। अच्छा, मैं ब्राह्मी लिपि पढ़ा रही हूँ, थोड़ा सा आप इसको ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि आगे चलकर हम कुछ और लिपियाँ भी पढ़ेंगे जो यहाँ से आप उसको इजीली रिलेट कर पाएंगे। अगर ये आपको क्लियर होगा तो वहाँ पे फिर आगे चलकर आपको ये लिपि से रिलेटेड एग्जाम्पल आपको मैं दूंगी, तो वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो उत्तरी लिपि में कौन कौन सा लिपि आ गया, तो ये इसमें आ गया आपका गुप्त लिपि। ठीक है, मैं बस नाम लिखते जा रहा हूँ, आप लिपि ऐड करते जाएंगे। गुप्त, कुटिल, शारदा, गुप्त, कुटिल, शारदा, प्राचीन देवनागरी इत्यादि, प्राचीन देवनागरी इत्यादि। आप देख सकते हैं गुप्त, कुटिल, प्राचीन देवनागरी, शारदा इत्यादि, ये सारे इसमें थे। अब हम जब दक्षिण की बात कर रहे हैं तो दक्षिण में कौन कौन सा आ सकता है, तो ध्यान रखेंगे दक्षिण में है आपका कन्नड़, तेलुगु, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, कन्नड़, तेलुगु, तमिल। तो ये नाम तो इजीली आप ये कर पाएंगे कि कौन कौन सा है, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, यहाँ से तो आप कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपका कलिंग, कलिंग के अलावा मध्य देशी, कुछ नाम आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, कौन कौन सा, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, कलिंग, मध्य देशी, उसके बाद पश्चिमी धारा। ठीक है, पश्चिमी धारा। तो ये नाम आप, ये लिपियों के नाम आप ध्यान में रखेंगे कि इसमें कौन कौन सी लिपियाँ इंक्लूडेड है। मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये मैं आपको बोल रही हूँ कि फिर ये आगे चलकर आपका इंक्लूड होगा किसी लिपि में हम लोग पढ़े। मैं अभी इसलिए नहीं बता रही क्योंकि फिर वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लिपि है, तो इसलिए। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि आप ध्यान रखेंगे कि क्या हुआ कि इसका जो लिखावट है वो बाएं से दाएं है। उसके अलावा ये भारतीय लिपियों की मतलब भारत में अगर कहा जाए तो अधिकांश लिपियों की ये क्या है, जननी मानी जाती है। और ये आगे चलकर यानी कि 5वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 350 ईसा पूर्व तक ये अपने ओरिजिनल रूप में बना रहा, लेकिन आगे चलकर इसमें बंटवारा हो गया। ये 2 अलग धारा में विभक्त हो गई, उत्तरी धारा और दक्षिणी धारा। उत्तरी धारा में कौन कौन सी लिपियाँ आ गई, गुप्त, कुटिल, ये नाम आप याद रख लीजिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, आगे आएगा। गुप्त, कुटिल, शारदा, प्राचीन देवनागरी और इत्यादि, ये सारे उत्तर भारतीय के। दक्षिणी की बात करें, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, कलिंग, मध्य देशी और पश्चिमी धारा। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है।